हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो सीरीज में। और ये जो वीडियो सीरीज है, इस पे हम लोग जेपीएससी का जो है आपका क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से सोर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेपीएससी में, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज से हम लोग जो है एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, असुर जनजाति। अगर आप कोई भी गाइड बुक पढ़ते हैं झारखंड का, तो आपको ये सब जो फैक्ट्स है वो शायद ही आपको मिले। ठीक है, ये मैं जो फैक्ट्स ला रहा हूँ ये गवर्नमेंट सोर्स से ला रहा हूँ। तो इस सोर्स के जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं असुर जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, टोटल आप लोगों को पता होगा झारखंड में कितना जनजाति है। अभी के समय टोटल 33 जनजाति है। ठीक है, टोटल 33 जनजाति है। और पहले कितना था? 32 था। पहले आपका 32 था। ठीक है, पहले 32 था। तो लेटेस्ट अभी कौन सा जनजाति जुड़ा है आपका जाकर के? तो लेटेस्ट जो जनजाति आपका जुड़ा है, जो कि 33वां जनजाति है, वो कौन सा है आपका? तो 33वां जनजाति आपका कौन है? पुरान है। कौन है? पुरान। पुरान जनजाति। आई नो आप लोगों को पता होगा, इतना तो पता ही होगा। नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जो है कौन सा जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं? असुर जनजाति के बारे में। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए, आपका जो जनजाति है झारखंड में, आपका जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति, जनजाति, तो जनजाति को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक तो आपका हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं आदिम जनजाति, आदिम जनजाति। ठीक है, और एक आपका हो गया जनजाति जो कि हमारा होता है, ठीक है, जनजाति। तो अगर हम लोग बात करें आदिम जनजाति की, अगर हम लोग आदिम जनजाति की बात करें, तो आदिम जनजाति आपका कितना है अभी के समय? अगर हम लोग बात करें आदिम जनजाति, तो टोटल हमारा आठ आठ है आदिम जनजाति। कितना है टोटल? 8 आदिम जनजाति है। और उसी में हमारा असुर भी आता है। तो असुर हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि असुर आपका कौन सा जनजाति है। तो आप लोग को याद रखना, असुर जो है आपका आदिम जनजाति है। चलिए, अब हम लोग रीडिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, झारखंड में मौजूद अब तक चिन्हित कुल 32 जनजातियों में असुर को ही सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि झारखंड में टोटल कितना जनजाति है? तो 32 जनजाति। ये पुराना फैक्ट है, अभी 33 हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो सबसे पुराना जनजाति अगर पूछा जाए कौन सा जनजाति सबसे पुराना जनजाति है, तो कौन हो जाएगा आपका? असुर हो जाएगा। असुर को ही सबसे क्या कहा जाता है? पुराना जनजाति या सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है सबसे प्राचीन जनजाति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में खूब हुआ है। जो हमारा वैदिक ग्रंथ है, ठीक है, वैदिक ग्रंथ में ये जो हमारा असुर जनजाति, इसका उल्लेख हम लोग को खूब देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़े, तो मार्कंडे पुराण की देवी महात्म्य में भी दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के श्लोकों में इनकी वीरता एवं पराक्रम का व्यापक उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सा पुराण? तो मार्कंडे पुराण। मार्कंडे पुराण में देवी महात्म्य में भी दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में के श्लोकों में जो है इनका वीरता, किसका वीरता? असुरों के वीरता एवं पराक्रम का व्यापक उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, झारखंड में जिन 8 आदिम जनजातियों की पहचान की गई है, उनमें असुर भी एक है। तो टोटल कितना आदिम जनजाति है? तो टोटल 8 आदिम जनजाति है। और 8 में आपका जो है असुर भी आता है। आपका असुर भी इसी में आता है। ठीक है, 8 में आपका असुर भी आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लाइन, नेक्स्ट पैरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग क्लियरली इसको पढ़ पाए। और इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और डेली में ऐसे ही एक एक जनजाति के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आप लोगों को रोज देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। असुर प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जाति के हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि असुर जो है कौन सा प्रजाति से बिलोंग करता है। तो आप लोग को याद रखना, असुर जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से। कौन सा है? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। मैं इसका ट्रिक लाऊंगा, आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा जनजाति कौन से मतलब प्रजाति से है। तो उसके ऊपर आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अभी इतना जान के रखना है कि असुर जो है किससे बिलोंग करता है? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। असुर प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जाति के हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक अर्थात आग्नेय भाषा। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। यस, अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रीड करता हूं। असुर प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जाति के हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक अर्थात आग्नेय भाषा से संबंधित मुंडा उपवर्ग की भाषा माले अथवा असुरी का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि असुर जो है कौन से जाति के हैं।
तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति के हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भाषा परिवार, तो आग्नेय भाषा, आग्नेय भाषा, आग्नेय भाषा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलिए या आग्नेय बोलिए, दोनों बात बराबर है। से संबंधित मुंडा उपवर्ग, अगर पूछा जाए कौन सा, देखिए कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में आपका, अगर ऑस्ट्रो एशियाटिक रहा तो आपको ये टिक लगाना है, अगर आग्नेय भाषा रहा तो आपको ये टिक लगाना है, या फिर आपसे संबंधित कौन सा उपवर्ग हो सकता है, तो मुंडा उपवर्ग, मुंडा उपवर्ग। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं, ठीक है, कौन सा उपवर्ग, तो मुंडा उपवर्ग की भाषा माले, माले, माले अथवा असुरी कौन सा भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा का अगर बोले जाए कौन सा भाषा, असुर जो है कौन सा भाषा का प्रयोग करता है, तो ये दो भाषा का प्रयोग करता है, एक तो आपका माले हो गया, एक आपका माले हो गया, दूसरा क्या हो गया, असुरी हो गया। ठीक है, तो ये भाषा का ये प्रयोग करता है। अगर पूछा जाए कौन सा आपका प्रजाति से बिलोंग करता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया। अगर भाषा, तो भाषा कौन सा हो जाएगा, तो आग्नेय भाषा हो जाएगा या ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा। किस उपवर्ग से आता है ये, तो मुंडा उपवर्ग से आता है, और इनका भाषा कौन सा है, तो माले है और असुरी का प्रयोग करता है। तो इतना सारा फैक्ट आपको जानना है। ठीक है, याद कर लेना, रट लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अलावा ये कौन सा भाषा बोलते हैं, तो हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भी बोलते हैं। हिंदी हो गया आपका, नागपुरी भाषा का भी व्यवहार करते हैं। तो इतना फैक्ट आपको जान के रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, असुरों के 3 उप विभाग या कि जिसको हम लोग उपजाति भी बोलते हैं। कौन कौन सा है, एक तो आपका वीर असुर हो गया जिसको कोल कहा जाता है, एक हो गया बिरजिया असुर, बिरजिया असुर, और एक हो गया अगारिचा असुर, अगारिचा असुर। यहां से क्वेश्चन पूछा, मैं आपको भी दिखाऊंगा कहां से क्वेश्चन पूछा था इस बार जेपीएससी का पीटी में, आप लोग देखिएगा भी। असुरों का 3 उप विभाग है, उपजाति जिसको हम लोग बोलते हैं। एक तो हो गया वीर असुर जिसको कोल कहा गया है। ठीक है, एक हो गया बिरजिया असुर, बिरजिया असुर। ठीक है, और एक हो गया अगारिचा असुर या जिसको हम लोग अगारिया असुर करके लिखा हुआ होगा आपका क्वेश्चन में, देखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्ड में थोड़ा बहुत एरर है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उतना माइनर चलता है। अब देखिए, वीर असुर का प्रभाग अन्य कई नाम से जाना जाता है। जो वीर असुर है, ठीक है, आपका जो वीर असुर है, ठीक है, वीर असुर को हम लोग जो है कई अन्य नाम से भी जानते हैं, कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। यथा कौन कौन सा नाम से जाना जाता है, देखिए, एक आपका हो गया सोलका, थुप्पू, कोल, जाट आदि। तो वीर असुर को हम लोग इन सभी नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार वीर असुर को ही जनजातीय नाम माना गया है। तो कार्यालय के अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें, देखिए नाम से तो बहुत सारे नाम से जाना जा रहा है, सोलका, थुप्पू, कोल, जाट, इन सभी नाम से भी जाना जा रहा है। बट कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार जो वीर असुर है, देखिए वीर असुर को ही जनजातीय नाम माना गया है। तो वीर असुर को ही जनजातीय नाम माना गया है, सबको नहीं माना गया है। किसको माना गया है, तो वीर असुर को ही जनजातीय नाम माना गया है। जबकि अन्य 2 उपविभागों को, वो अन्य 2 उपविभाग कौन सा है, तो आपका जो है बिरजिया और अगारिया, इनका उप प्रकार माना गया है। तो इनका उप प्रकार है। ठीक है, जो बिरजिया है और अगारिया है, ये इनका क्या है, उप प्रकार है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ फैक्ट है, तो टोटल असुर आपका 3 उप विभाग है। कौन कौन सा, एक तो वीर असुर जिसको हम लोग कोल बोल रहे हैं, एक हो गया बिरजिया असुर और एक हो गया अगारिया असुर। ठीक है, इनमें से हम लोग जानते हैं कि जो वीर असुर है उसका अलग अलग नाम है, जैसे सोलका, थुप्पू, कोल, जाट आदि, इन सभी नाम से है। अगर कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो वीर असुर को ही जनजातीय नाम से माना गया है, बाकी सबको नहीं माना गया है। और जो वीर असुर है इनका भी 2 उप विभाग है। कौन कौन सा, एक तो बिरजिया और एक हो गया अगारिया। ठीक है, इनका उप प्रकार माना गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। असुर जनजातियों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितना गोत्र पाया जाता है, तो 12 गोत्र, जिन्हें ये लोग पारिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लोग पारिस कहते हैं। ये गोत्र हैं, कौन कौन सा गोत्र है एक बार हम लोग देख लेते हैं। उतना डीप तो नहीं जाना चाहिए, उतना डीप जाएगा भी तो बहुत दिक्कत होगा, पर इतना हम लोग को याद रखना है टोटल कितना गोत्र पाया जाता है, तो 12 गोत्र पाया जाता है, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, पारिस कहते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सा गोत्र है। तो बेंग हो गया, इरवार हो गया जिसको मछली, इसका देखिए हर गोत्र जो होता है, जितना भी गोत्र होता है जनजाति में, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जितना भी गोत्र होता है उसका क्या होता है, एक टोटेम होता है। टोटेम का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटेम का मतलब होता है उनका एक प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, जिनसे मतलब जिनका ये लोग मतलब आप मान के चलिए जिनका ये लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और इनको हानि पहुंचाना मतलब ये लोग हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे इतवार का क्या है, मछली, तो ये लोग मछली का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, मछली का आप समझ के चलिए पूजा करेंगे और मछली को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर आपका कौन है, थोप्पो है, हुसर है, केरकेटिप है जिसको केरकट्टा कहा गया है, ठिठियो हो गया जिसको चकोर पक्षी, बाखा हो गया, बंधार हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको नाम यहाँ पे देख लेना है। ये सब इतना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। वैसे झारखंड में कब कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, कहां से क्वेश्चन पूछ दे, कहना मुश्किल है, पर फिर भी इतना डीप तो नहीं जाना चाहिए। चलिए
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, असुरों की विशेषता है संयुक्त परिवार। तो आपको याद रखना असुर में कौन सा परिवार पाया जाता है, तो संयुक्त परिवार, जिसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। और बहुदेववाद और बहिर्गोत्र विवाह इसमें होता है, यानी कि विवाह गोत्र के बाहर होता है, जो विवाह है वो गोत्र के बाहर होता है, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, ठीक है, जिसको ये लोग बहिर्गोत्र विवाह कहा है लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विवाह की तिथि का निर्धारण चंद्रकला पर होता है। तो विवाह का जो तिथि है, ठीक है, जो डेट होता है उसका निर्धारण कैसे होता है, तो चंद्रकला पे होता है। विवाह के 3 मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन सा है, विधिवत विवाह, डाली टका जिसको कन्यामूल कहा गया है, डाली टका विवाह, और आपका जाकर के ढुकू विवाह। कौन सा विवाह है, ढुकू विवाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए जो विधिवत विवाह है, ठीक है, उसमें होता क्या है, तो माता पिता या सगे संबंधी द्वारा विवाह तय किया जाता है। तो हम लोग देखें कौन कौन सा कितना प्रकार का विवाह है, तो मुख्य 3 प्रकार है, ठीक है, जिसमें आपका विधिवत विवाह हो गया, डाली टका विवाह जिसको कन्या मूल कहा गया है, और धुकु विवाह, ठीक है। तो इनमें जो विधिवत विवाह है एक प्रकार का कैसा विवाह है, तो ये एक प्रकार का आयोजित विवाह है, जिसमें क्या होता है, माता पिता या सगे संबंधियों द्वारा विवाह का तय किया जाता है। डाली टका में लड़की का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। तो डाली टका में होता है क्या, आप इसे याद रखिए, जो डाली है, डाली में क्या है आपको, डाली में आपका मतलब पैसा लेकर के गया है शादी करने के लिए, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। डाली टका में लड़की का मूल्य चुकाकर, और आप लोगों को पता है जो जनजाति है हमारे, मतलब जो जो गैर जनजाति है उसमें होता क्या है, बेसिकली जो दहेज होता है उसमें होता क्या है कि जो लड़का पक्ष है वो दहेज लेता है लड़की पक्ष से, बट जनजाति में इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो लड़का पक्ष है वो लड़की पक्ष को क्या करता है, दहेज देता है। तो विधिवत विवाह में हो क्या रहा है, आपका माता पिता या सगे संबंधियों द्वारा विवाह तय किया जाता है, और डाली टका में लड़की का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। और ढुकू का अर्थ है लड़की अपनी मर्जी से जिसके साथ चली जाए, यानी कि भाग्य शादी। तो ढुकू का अर्थ क्या होता है, लड़की अपनी मर्जी से जिसके साथ चली जाए। तो ये सब आपको याद रखना है, अर्थात दोनों अपनी सहमति से जब विवाह करें, यानी कि जब भी दोनों अपना सहमति से विवाह करें, भाग करके चली गई तो अपना सहमति से विवाह करेगा। इसमें माता पिता की भूमिका नहीं रहती है, इसमें माता पिता की भूमिका नहीं रहती है, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि जब लड़की अपनी मर्जी से जिसके साथ चली जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, भाग के शादी करने वाली है। अब आगे क्या है, कहा जाता है, कहा जा सकता है कि ये एक पत्नीक विवाह है। पत्नीक विवाह के साथ साथ बहु पत्नीक विवाह पर भी विश्वास करते हैं। वधु मूल्य विवाह में विधवा अथवा तलाक की स्थिति में वधु मूल्य वापस करना होता है। तो देखिए वधु मूल्य जो है विवाह के समय देता है, और अगर तलाक होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो ये सब तो चलिए ठीक है। अब आता है इसका थोड़ा बहुत और मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनका निवास स्थान कहाँ पर है, तो रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिंहभूम है, धनबाद है, सिमडेगा है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका निवास स्थान झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कौन कौन सा, तो झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश तक सीमित है, ठीक है। 3 स्टेट आपको देख लेना है, ठीक है। जनगणना के अनुसार देखें तो 1941 का जनगणना के अनुसार इसका संख्या इतना था, 1981 की जनगणना के अनुसार 77,783 है, 1991 की जनगणना के अनुसार 9,122 व्यक्ति है, 81 के जनगणना के अनुसार इसका जो है कुल जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या का कितना था 0.13%, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार 0.15 हो गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार इतना है, अर्थात 0.14% है। और 2011 जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आपसे 2011 से ही पूछा जाएगा, तो 2011 का जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितना है, तो आपको याद रखना है 22,459 है, 22,459। और अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है 0.2%, यानी कि जितना आप अगर मान लीजिए आपका टोटल जो आपका जनजाति है, ठीक है, तो जनजातीय जनसंख्या में आपका कितना है, तो 0.2% है। तो इतना फैक्ट आप लोगों को देखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा है मेरे ख्याल से, हाँ यहीं तक है, ठीक है। तो इसको चलिए जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए अब प्राचीन वैदिक संस्कृति में जब ये देवताओं से युद्ध करते थे, देखिए हम लोगों ने देखा था वैदिक संस्कृति में इसका उल्लेख था। तो ये लोग बेसिकली करते क्या थे, तो देवताओं से युद्ध करते थे, ठीक है, देवता से युद्ध करते थे। उस समय इनका धर्म क्या रहा होगा, सोचने वाली बात है। जब ये लोग देवता से, देखिए हम लोग धर्म में क्या करते हैं, देवता का पूजा करते हैं, बट ये लोग देवता से युद्ध कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि इसका धर्म क्या रहा होगा, इनके आराध्य कौन रहे होंगे, किसका पूजा करते होंगे लोग, या शोध का विषय है, ठीक है।
किंतु वर्तमान में ये सिंगबोंगा की आराधना करते हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है कि उस समय वैदिक संस्कृति में जब ये लोग देवता से युद्ध करते थे तो इसका धर्म क्या रहा होगा, आराध्य कौन रहेंगे, ये शोध का विषय है। पर वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ये किनकी पूजा करते हैं, किनकी आराधना करते हैं, तो सिंगबोंगा की। ये आपको याद रखना फैक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां तक मैं समझता हूं कि सिंगबोंगा का अर्थ उनके अनुसार श्रेष्ठ देवता होता है। देखिए जो सिंगबोंगा है, ठीक है, इसका अर्थ जो है क्या होता है, श्रेष्ठ देवता, ठीक है। क्या होता है, श्रेष्ठ देवता। सिंह का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, और बोंगा का देव कहा जा सकता है, ठीक है। तो सिंह का अर्थ आप लोग को पता चल गया श्रेष्ठ, और बोंगा का अर्थ क्या है, देव कहा जा सकता है। श्रेष्ठ बोंगा अर्थात महान देव या महादेव। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे होंगे कि ये लोग जो है सिंगबोंगा जो है किससे रिलेटेड है, महादेव से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई जगह यह उल्लेखित है कि वैदिक काल में भी असुर गण महादेव की ही आराधना करते थे। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो वैदिक काल में भी उल्लेखित किया गया है, जो असुर लोग थे वो लोग जो है महादेव की ही क्या करते थे, आराधना करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंगबोंगा के साथ पेड़ पहाड़ आदि को भी ये देवता मानते हैं। तो सिंगबोंगा को तो मान ही रहे हैं, साथ साथ ये लोग पेड़ को भी, क्योंकि नेचर का वर्शिप करते ही है ऑब्वियसली। जितना भी जनजाति है वो आप लोग को देखिएगा नेचर का वर्शिप करते हैं, तो ये लोग पेड़ का भी, पहाड़ का भी और आदि जो है देवता मानते हैं, ठीक है। इनकी देवताओं का सामूहिक पूजक बेगा होता है। तो पूजा करने वाला का नाम याद रखना है। इनका जो मतलब एक प्रकार का पुजारी है, कौन है, तो पुजारी को क्या बोलते हैं ये लोग, बेगा कहते हैं, ठीक है। जो पूजा पाठ किया करते हैं, जैसे हम लोग का कौन होता है, पंडित वगैरह होता है, तो वैसे ये लोग का कौन है, बेगा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आजकल अधिकतर असुर हिंदू धर्म में तथा इनकी देवी देवताओं पर भी विश्वास करने लगे हैं। तो अगर हम लोग आजकल की बात करें तो आजकल अधिकतर असुर जो है हिंदू धर्म में और इनके देवी देवताओं में भी विश्वास करने लगे हैं, ठीक है। तो असुर लोग किसमें विश्वास करते हैं, तो हिंदू धर्म में, और आपका जो हिंदू में जितना भी देवी देवता है उस पर विश्वास करने लगे हैं। इन्हें लोग जाट असुर कहते हैं। और इन्हें जो है यानी कि जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, उनके देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, तो उन लोगों को कौन सा असुर कहा गया, तो जाट असुर कहा गया। कौन सा असुर, जाट असुर कहा गया है। कुछ लोग ईसाई धर्म भी मानने लगे हैं, तो कुछ असुर जो है किसको, ईसाई धर्म को भी मानने लगे हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका, जो हम लोग जानते हैं हर जनजाति में क्या है, अपना अपना एक शासन व्यवस्था रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, ज्यादा तो नहीं है। तो पंचायत का पदधारी, इनका जो शासन व्यवस्था उसमें पंचायत का पदधारी कौन है, महतो है, बेगा है, गोड़ाइत होता है। तो बेगा वही जो इसका पूजा पाठ कर रहा था, वही हो गया आपका बेगा। फिर आपका महतो, गोड़ाइत आपको याद रखना है। इनके पर्व त्योहार में कौन कौन सा है, तो सोहराय हो गया, सरहुल हो गया, फगुआ हो गया, नवाखानी हो गया, कद डेली हो गया, सरही हो गया, कुत्सी हो गया, आदि बहुत सारे पर्व त्योहार है जो ये लोग करते हैं, किया करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सरही कुत्सी त्योहार लोहा गलाने के संदर्भ में श्राद्ध पूर्वक मनाया जाता है। तो आपको त्योहार का नाम याद रखना, कौन सा त्योहार है, सरही कुत्सी त्योहार, ठीक है। किसके संदर्भ में मनाया जाता है, तो लोहा गलाने के संदर्भ में श्राद्ध पूर्वक मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, श्राद्ध पूर्वक में बोल रहा हूं, सॉरी। सरही कुत्सी जो त्योहार है लोहा गलाने के संदर्भ में, मतलब ये लोग पूरा श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। कौन सा त्योहार, सरही कुत्सी, सरही कुत्सी त्योहार। किसके संदर्भ में ये है, तो लोहा गलाने के संदर्भ में। अगर आप लोग देखिएगा थोड़ा झारखंड का इतिहास अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये लोग लोहा गलाने से, मतलब प्रथम लोहा झारखंड में जो है, अगर बोला जाए कौन सा जनजाति जो है जिन्होंने लोहा गलाया था, ठीक है, तो असुर को ही माना जाता है जिन्होंने पहले जो है यहाँ पर, मतलब प्रथम लोहा गलाने का साक्ष्य जो है असुर जनजाति से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि सरही कुत्सित त्योहार जो है लोहा गलाने के संदर्भ में श्रद्धापूर्वक ये लोग मनाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं। असुरों का वस्त्र निर्माण प्राचीन पहनावा के अनुरूप अब नहीं बनाया जाता है। अब प्राय सभी असुर धोती, लुंगी, शर्ट, पैंट में ही दिखे जाते हैं। जूता चप्पल ये सब मतलब पहले के अनुसार, पहले जैसे ये लोग रहते थे वैसा अब नहीं रहते हैं, अब ये मॉडर्न हो गए थोड़ा, एक प्रकार का आप लोग समझ लीजिए। असुरों का भोजन दो प्रकार का होता है। सुबह का खाना जिसे लोलो छोटू जोंकू, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सुबह का खाना को ये लोग क्या कहते हैं, तो लोलो छोटू जोंकू कहते हैं, तथा शाम का खाना को नियारी छोटू जोंकू, ठीक है। तो सुबह का खाना को क्या बोलते हैं ये लोग, लोलो छोटू जोंकू, लोलो छोटू जोंकू। और जो शाम का खाना उसको क्या बोलते हैं, नियारी छोटू जोंकू। चलिए, इनका मुख्य भोजन चावल और मक्का है, लेकिन मड़ुआ, महुआ, सरई या सकुआ का फल, ठीक है, तो सरई बोलिए या सकुआ बोलिए, दोनों बात बराबर है। कटहल, मांस, मादी आदि भी ये लोग खाते हैं। ये हड़िया व शराब भी पीते हैं। तो हड़िया तो आपको पता ही है, झारखंड में जितना भी जनजाति है वो लोग सेवन करते हैं हड़िया का।
अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा और फैक्ट है, इसको देख लेते हैं और जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, 19 मिनट का हो चुका है। चलिए, असुर जनजाति की शिक्षा 1971 में इतना परसेंटेज था, 1981 में इतना था। सरकारी प्रयत्नों से से यह बढ़ाई जा रही है, 2001 में इतना परसेंट है। और अगर हम लोग देखें व्यावसायिक दृष्टि से असुर लोहा गलाने वाले होते हैं, किंतु अब ये खुद बाजार में लोहा खरीदने लगे हैं। तो माना जाता है ये लोग लोहा गलाने का काम करते थे, बट अभी इसका अपोजिट हो रहा है, ये लोग खुद लोहा खरीदने लगे हैं। 1971 में इतना परसेंट असुर कृषि मजदूरी में लगे हुए थे, ठीक है। केवल 30% असुरों के पास ही 5 से 10 एकड़ जमीन थी, 50% असुरों के पास 5 एकड़ की जमीन थी, 20 एकड़ का था। ये सब फैक्ट आप लोग को थोड़ा देख लेना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा इसका बचा हुआ है लास्ट पैरा। असुरों के पहले शव दफनाने की प्रथा थी, किंतु अब अग्निदान प्रथा को भी आत्मसात कर लिया गया है। तो पहले ये लोग शव को दफनाया करते थे, बट अभी ये लोग अग्निदान क्या करते हैं। अंत्येष्टि स्थल को शासन कहा जाता है। तो जो अंत्येष्टि स्थल है, जहाँ पे मतलब मृत का शरीर को आप समझिए जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको ये लोग क्या कहते हैं, शसान कहते हैं। क्या कहते हैं, शसान कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शसान कहते हैं। ये सब जो फैक्ट है मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग क्या कीजिए, कहीं कॉपी में लिख के रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मृतक की स्मृति में एक बड़ा सा पत्थर गाड़ना इनकी परंपरा है। इनकी इसका अलग एक विस्तृत विधि विधान है, और इसका एक अलग विस्तृत विधान है पत्थर गाड़ने का जो प्रथा है उसका, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को जो है 1.5x या फिर 1.25x में देखिए, ठीक है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और जल्दी जल्दी आप लोग इसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो आई होप ये मेरा पहला वीडियो था, आई होप मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाया हूँगा। और ऐसे ही मैं रोज कोशिश करूंगा एक एक वीडियो जो है जनजाति के ऊपर लाऊं, और आपका जो झारखंड का जो जनजाति है वो मैं कंप्लीट करा दूं। और झारखंड से रिलेटेड जितना भी मतलब मटेरियल वगैरह है जो कि आपको कोई अन्य गाइड बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर अप करने की, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग को पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है, और कौन से सोर्स से पढ़ना है, और कौन से सोर्स से आप पीटी को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।